हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और शुरू कर रहे हैं अवकलन। अवकलन का ये वीडियो 12वीं क्लास का है, 11वीं क्लास का नहीं है। 11वीं क्लास में भी अवकलन है, 11वीं क्लास का अवकलन 11वीं क्लास में भी सिखाएंगे आपको। बट ये वीडियो 12वीं क्लास का है, ठीक। तो 12वीं क्लास के अवकलन को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी सी जानकारी 11वीं क्लास की होनी चाहिए। यानी लिमिट, सीमा का उपयोग करके जो लिमिट आप पढ़ते हैं, अवकलन कैसे निकालते हैं, और अवकलन के जो मुख्य सूत्र हैं, सिंगलेट फंक्शन यानी एकल फलन वाले जो सूत्र हैं, वो आपकी जानकारी में होने चाहिए। एकल फलन वाले सूत्र हैं और उनको फिर मिक्स करते हैं, उनसे बनाते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो 12वीं क्लास में बच्चे जान रहे होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, संयुक्त फलन क्या होता है। तो जब जब कोई सिंगल फंक्शन किसी संयुक्त फलन का रूप लेता है, जब जब, तो वहाँ पर हमें ये डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि हम इसमें पहले किसका अवकलन करें। इसमें कुछ बातें मानकर चलना पड़ता है, कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं। एक होता है कि गुणा का फार्मूला या भाग का फार्मूला, ठीक। तो गुणा और भाग के फार्मूले लगाने में सामान्यतः दिक्कत नहीं होती है। गुणा और भाग के फार्मूले लगाने में दिक्कत होती है त्रिकोणमिति के जो फलन हैं उनमें, और बाद में फिर उनके उत्तर मिलाने में दिक्कत होती है। क्योंकि उत्तर मिलाने में क्या होता है कि कई बार उत्तर इस तरीके से लिखा होता है कि वह त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों को, यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह करके वो उत्तर लिखा होता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है उत्तर मिलाने में, ठीक। तो अवकलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि 11वीं का जो अवकलन है, सामान्य सा अवकलन है, वो आपकी जानकारी में है। और उन्हीं बेसिक सूत्रों को मिलाकर कैसे अवकलन करेंगे ये मानकर चल रहे हैं। अवकलन क्या होता है? किसी फलन में चर के सापेक्ष, किसी फलन में चर के सापेक्ष फलन परिवर्तन की दर को कहते हैं अवकलन। यानी अवकलन जो है एक परिवर्तन की दर को बताता है। इसी प्रकार आगे फिर पढ़ेंगे समाकलन, ठीक। पर बहुत ही आसान से लेवल से, बहुत ही सरल प्रक्रिया के तहत छोटी छोटी बातों की जानकारी को ध्यान में रखते हुए बेसिक से वहीं से मैं चलाऊंगा। और अगर आपने अच्छे से देखा, समझा, तो अवकलन कर देंगे आप किसी भी सवाल का, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, डन। शुरू करता हूँ अवकलन। ओके, तो कुछ मेरे गिलास में रखा था थोड़ा सा। 12वीं क्लास में सबसे बड़ी समस्या यही है, अवकलन तो पढ़ेंगे ही, वो तो चलता ही रहेगा हमारा शांति प्रिय क्लास होती है अपनी। 12वीं क्लास में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो टेक्निक्स हैं 11वीं क्लास में यूज होती हैं वो छूट जाती हैं, मोटी मोटी पढ़ाई करते हैं। 11वीं क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो 10वीं क्लास की या 9वीं क्लास की बारीकियाँ होती हैं वो छूट जाती हैं, मोटी मोटी पढ़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर यह होता है कि यार मैं कैसे पूर्ति करूँ, मेरी छोटी मोटी मोटी पढ़ाई तो हो गई है, मैं उसकी पूर्ति कैसे करूँ। तो इसके लिए, पूर्ति करने के लिए, 11वीं में आप पढ़ रहे हो या चाहे 12वीं में आप पढ़ रहे हो, आपको 1 महीने का समय लगाना पड़ता है। 1 महीने के समय में आपको 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कुछ ऐसे थोड़े से सवाल हैं, अगर आप देखें पूरी किताब के अंदर ऐसे कितने सवाल हैं, मुश्किल से 50 या 100 सवाल हैं, जो थोड़े से टेक्निक है, जिनमें हर अभ्यास में 1 सवाल 2 सवाल लास्ट में होते हैं। तो आपको वो सवाल एक बार करने होते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आपका मैथ फटाफट लाइन पे आ जाएगा। यही बात फिजिक्स की है, यही बात केमिस्ट्री की है, ठीक। सब्जेक्ट की कमजोरी कहाँ है? सब्जेक्ट की कमजोरी वहीं है जहाँ से शुरुआत हुई थी। और शुरुआत बेसिकली कहाँ पे करते हैं अपन? 9वीं और 10वीं क्लास में करते हैं। तो वहाँ से जाके एक बार एनसीईआरटी की किताब उठा लें और बिल्कुल एक्सरसाइज के जो लास्ट के सवाल हैं, 4-5 सवाल, बस वो कर लें। अब एक किताब में कितने चैप्टर होते हैं? 15, 10, और लास्ट में कितने सवाल होंगे? 5। तो कुल कितने सवाल करने हैं आपको? 60-70, बस 60-70 सवाल आपको 9th क्लास के करने हैं, 60-70 सवाल आपको 10th क्लास के करने हैं। 100-125 सवाल कर लो आप, और ये सवाल आप 1 महीने में 2-3 करके कर लो, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। 11वीं का 12वीं का गणित आपको फंसेगा ही नहीं। तो हम दरअसल वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हमसे पहले हो चुकी हैं, हम उनकी भरपाई नहीं कर पाते हैं बाद में, तो इसलिए वो कमजोरी बनी रहती है। शाबाश।
वीडियो को आगे मत बढ़ाना क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला नहीं है, हो गया काम, ये लो। वीडियो को आगे तब बढ़ा सकते हैं जब मैं कोई सवाल कर रहा हूं, और तब आप आगे बढ़ा के उसको या रोक के पॉज करके देख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को वैसे आगे बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि साहब आपकी वीडियो में टाइम लगता है, बीच में आप उसे काट दिया करो। भाग दौड़ थोड़ी मैंने मचा रखी है यार, मैंने भाग दौड़ थोड़ी करनी है। भागा 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 कहाँ जाऊँगा मैं, मेरे को भागना नहीं है। मेरे को आराम से पैदा हुआ हूँ मैं, दुनिया में पैदा होने के तरीके से पैदा हुआ हूँ मैं। अस्पताल की पैदाइश नहीं हूँ मैं, घर पर ही पैदा हुआ हूँ, गाँव में ही। ठीक, प्राकृतिक व्यवस्था के तहत मैं पला बला हूँ। मेरे जीवन में कोई जल्दी है ही नहीं, मैं क्यों भागूँ। और ना मेरे बच्चे भागते हैं, जो फुल कोर्स में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। तो भागने भोगने का अपने यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, आराम से पढ़ना हो पढ़ लो भैया, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यूट्यूब वालों के लिए स्पेशल जो है ये सूचना है, क्योंकि वीडियो क्या होता है कि यूट्यूब पे भी चल जाते हैं, होते हैं हमारे। बाकी फुल कोर्स में बी क्वाइट, आराम से बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, तैयारी करिए। ठीक, तो शुरुआत कर रहे हैं अवकलन की। अब जरा बढ़िया सा मोड बना देते हैं, शाबाश। तो शुरुआत कर रहे हैं अवकलन की, और अवकलन में बेसिक जो फार्मूले हैं, पहले उनके अवकलन और उनकी मिक्सिंग मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला बेसिक फार्मूला क्या है अवकलन में, अगर देखा जाए तो जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा x की पावर n d/dx। ये बहुत ही जाना पहचाना, जिससे बड़ा प्यार हुआ होगा तुमको, इसे कह रहे हैं x की पावर n-1। ये पहला फार्मूला था जिसमें आप x की पावर को सॉल्व करते हैं। ये पावर प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद d/dx त्रिकोणमिति में लेते हो तुम sin x, और d/dx त्रिकोणमिति में लेते हो तुम cos x, और इनके अवकलन लिख देते हो cos x, और इसका लिख देते हो माइनस sin x। याद आ गया होगा। ठीक, तो बात सिर्फ यहाँ इतनी है, और अगर अवकलन करने की तरकीब को समझना है तो वो यहीं से पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैं इन फॉर्मूलों की मिक्सिंग करता हूँ और एक ऐसा सवाल बनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लेवल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको संकट होता है, आपको झंझट होती है, यार क्या करो। ठीक, तो सबसे पहली बात होती है कि जो मुख्य फलन है सवाल के अंदर वो क्या है। मान लीजिए मैं एक सवाल लिखता हूँ y बराबर cos, और यहाँ मैं x नहीं लिखता, ध्यान रखिए, मैं cos में x नहीं लिखता, मैं cos में लिखता हूँ थीटा। ठीक, ओके, और थीटा को मैं बताता हूँ PQ प्लस जेड। PQ प्लस जेड में थीटा को लिखता हूँ। यहाँ पर मैं P को लिखता हूँ x², Q को लिखता हूँ cos x, और Z को लिखता हूँ मैं x+2 सपोज। इस तरीके से मैं मिक्सिंग करता हूँ और एक सवाल खड़ा कर देता हूँ बनाकर बड़ा सा। तो कुल मिला के ये जो सवाल है ये फिर किस तरीके से भयंकर रूप में दिखेगा आपको, ज़रा देखिए एक बार। y थीटा PQ प्लस जेड, यानी cos PQ प्लस जेड, इतना हो गया। ठीक, यानी फलन में फलन, संयुक्त फलन। इसके बाद आगे चलिए, अब P क्या है x², तो ये हो गया cos x², Q क्या है फिर cos x है, Z क्या है x+2 है, ये हो गया। ठीक, तो सवाल ये तैयार हुआ और आपसे कहा गया कि dy और dx ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया dy/dx यानी अवकलन जो है वो ज्ञात कीजिए। तो जब आप इस सवाल को डायरेक्ट देखते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा है सर, बड़ा अजीब सा है, लेकिन आप इसके बनने की फिलॉसफी को समझिए कि ये सवाल बना कैसे है। वास्तव में कॉस के अंदर थीटा है, तो सवाल में अंदर की तरफ से चलना है, यानी अंदर जाके देखना है कि बाहर तक कैसे आएंगे, या बिल्कुल बाहर से चलेंगे तो अंदर तक कैसे जाएंगे। यानी सवाल में आने और जाने के रास्ते आपके खुले होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने सवाल बनाया बाकायदा लिख के, अब आप समझ गए होंगे कि सर ये तो कुछ बात हमारी बन रही है कि दरअसल ये कॉस थीटा है। तो अगर ये कॉस थीटा है सपोज, ठीक, तो मैं शुरू कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका हल बना सकता हूँ आसानी से। अब मुझे क्या दिक्कत है भाई, कॉस थीटा ही तो है।
कॉस थीटा है, बस हो गया। तो जब ये कॉस थीटा है तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा निकलेगा। कॉस एक्स नहीं है, कॉस थीटा है। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि डी वाई बाई डी थीटा निकलेगा और क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा तो मुझे नहीं चाहिए। तो कुल मिला के अब बात आई कि साहब अब क्या करें, बोला आप दूसरी चीज़ पे आ जाओ, ये रही थीटा भी है, थीटा भी आपने आपने सब कुछ देख लिया, कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी जो सेंस है, हमारी जो संवेदनशीलता है वो बता रही है, सोच समझ हमारी बता रही है कि यार तो ऐसे लिखा हुआ है। तो थीटा ये रहा हमारे पास, ठीक। तो अब थीटा की बात करें, थीटा क्या है, थीटा ये रहा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस 2, यही तो थीटा है। थीटा का मान यही है, देखो इसमें वैल्यू डाल दी तो ये बन गया। अब सिंपल, अब क्या होगा, अब डी थीटा बाई डी एक्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया डी थीटा बाई डी एक्स, कितना हो रहा है ये, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर फंसेंगे आप, तो सर ये तो दो हैं, अब क्या करूं, ये तो दो हैं, अब क्या करूं। तो आपने एक सिंपल सा गुणा का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, लगा दो इस पर, ठीक। तो गुणा का फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस, इस बार कॉस एक्स को छोड़ देता हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x और ये कॉस एक्स, ये हो गया। यानी इस वाले का ये हो गया, ये देखो गुणा के फार्मूले से हुआ। आगे चलें, x का क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्या होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के डी थीटा बाई डी एक्स आ गया, ठीक। अब यहाँ से मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि साहब यहाँ से तो मैं डी वाई और डी एक्स निकाल सकता हूँ। कैसे, ये डी वाई बाई डी थीटा, ये डी थीटा बाई डी एक्स से गुणा कर देता हूँ दोनों को। तो अब मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा गुणा डी थीटा बाई डी एक्स। तो बात खत्म हो गई, यानी इस पूरी चीज़ को इसके साथ गुणा कर देता हूँ। तो माइनस साइन थीटा और इसके साथ गुणा कर देता हूँ इस पूरी चीज़ को, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस 1, दैट इज सिंपल। और जो थीटा है उसका मान वापस डाल देता हूँ इसी में, थीटा का जो मान है यहाँ पे वापस डाल देता हूँ। तो कितना आ गया, माइनस साइन ये देखो साइन में लग रहा है थीटा का मान, ये रहा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, ओके। और इसके साथ में माइनस लगा दिया, साइड में मान लग गया, और ये पूरी की पूरी चीज़ इसके साथ गुणा में रख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x प्लस 2x कोस एक्स, है ना, प्लस 1, ये लो और ये लो उत्तर, सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स 2x कोस एक्स। तो कुल मिला के यहाँ जो चीज़ काम कर रही है इसको समझना है, और ये अभी मैंने सिर्फ इन तीनों पर लिया है, इन तीनों का इस्तेमाल मैंने किया है, ठीक। अब मैं एक चीज़ और मिला लेता हूँ, डी बाई डी एक्स, और इसे मिला लेता हूँ ई की पावर एक्स, और ये होता है ई की पावर एक्स ही, ई यानी एक्सपोनेंशियल चर घातांक की पावर बोलते हैं इसको। अब मैंने ये भी मिला लिया, ठीक। फिर देखता हूँ, फिर लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ, 2-4 सवाल करके अभी दिखा दूंगा, एप्लीकेशन लगा के दिखा दूंगा, अभी के अभी परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब y लिखता हूँ e की पावर z, यानी जो मेन फलन है वो e की पावर में है, e की पावर z, ठीक। और z को क्या लिख रहा हूँ, z को लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, सिंपल, ओके। यानी पूरा जो सवाल है अगर यहाँ से आगे पहुँचे तो क्या मिलेगा, y बराबर e की पावर
एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और तुमसे पूछ रहा है बताओ dy बाई डी एक्स क्या है। ठीक, तो सवाल तुम्हारे सामने ये आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को तुम्हें साथ साथ लिख के दिखा दूं तो तुम्हारे दिमाग में हलचल, बोला सिंपल है सर, ये तो सिंपल है, अब करना ही क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें क्या दिखाया जाता है, हमें ये दिखाया जाता है, ये नहीं दिखाया जाता कि मेन मुख्य जो फलन है, मौलिक जो फलन है वो क्या है। सिंपल। अब यहाँ शुरू कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं, तो कर सकते हो। अब यहाँ तुम वीडियो को रोक के पॉज करके सवाल कर सकते हो, वीडियो रोको, सवाल करो, मिला लो। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, dy और dx निकालना है। तो यहाँ की स्थिति को देख के क्या लगता है यार, यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या मिलने वाला है, अगर मैं इसका हल करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्योंकि भाई ये तो y तो इस तरीके से है, तो मुझे dy बाई dz मिलने वाला है, जो कि e की पावर z ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, झंझट नहीं है इसमें कुछ भी। अब यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे dz अपॉन dx मिलने वाला है। क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, 2x हो जाएगा, पावर फॉर्मूला है, साइन x का cos x हो जाएगा, सिंपल, ये मुझे यहाँ से मिलने वाला है। अब इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, इसको इसके साथ गुणा कर दूं तो क्या मिलने वाला है, dy ओवर dz और यहाँ dz ओवर dx, तो मुझे मिलने वाला है e की पावर z 2x प्लस cos x। अब ये जो चीज़ आ रही है, ये यही है dy ओवर dx। और ये e की पावर z है, यानी e की पावर z क्या है, z वही रहा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ओके, और इसके साथ ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस cos x, फिनिश। तो कैसे हो रही है फलनों की मिक्सिंग, फलन की मिक्सिंग कैसे हो रही है, यानी फलन मिलाकर एक बड़ा सा फलन बनाया, कह रहे जी इसका अवकलन बता दो। तो मेन फलन कहाँ है, मुख्य फलन कहाँ है, कह रहे जी जहाँ से फंक्शन की शुरुआत होती है वहाँ एक मेन फलन है, और वो मेन फलन जो है इनमें से कोई होगा। अब एक चीज़ और ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग का आधार यहाँ पे ई होता है, ध्यान रखेंगे, इसका होता है 1/x, डिफ्रेंशिएशन इसका 1/x होता है। ठीक, अब इसके हिसाब से कुछ थोड़ा सा और डाल के दिखा देता हूँ सवाल में। ठीक, इस बार डायरेक्ट लिखूंगा और तुम खुद ढूंढोगे इस बार। ठीक, क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू साइन e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x लॉग cos x प्लस e की पावर x अवकलन dy ओवर dx। बताइए, अब ये तुम्हें फाइनल करना है कि यार ये होगा कैसे। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि भाई सबसे पहली चीज़, जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, जिसके अंदर सब कुछ है, जो मेन फलन है, वो ये साइन है। साइन के अंदर ये सब कुछ है, तो साइन के अंदर जो सब कुछ है उसे लिख लो थीटा, क्योंकि वो कोण के रूप में है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x लॉग cos x प्लस e की पावर x, ये लो। अब ये फलन अलग है, ये फलन अलग है, ये क्या है, चलो इसे मान लेता हूँ मैं θ1 और इसे मान लेता हूँ मैं θ2। ओके भाई, कोण के अंदर दो कोण हैं, जोड़े जा सकते हैं, साइन के अंदर दो चीज़ें हैं। अब जब मैं इसकी बात करूँगा, इसकी तो यहाँ पर भी एक समस्या है, यहाँ पर भी एक समस्या यह है कि साहब लोग के अंदर है ये चीज़,
log के अंदर है। तो log के अंदर जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है log के अंदर है, इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ मान लिया z क्या है, cos x प्लस e की पावर x, क्योंकि ये अंदर है। अब यहाँ इस cos के अंदर कुछ नहीं है, e में x के अलावा कुछ नहीं है। अब बात हो गई पूरी। ठीक, अब मैं धीरे धीरे अवकलन करता हूँ और dy और dx तक पहुँचता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको थीटा माना, तो शुरुआत कर देता हूँ। y साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा साफ साफ नज़र आ रहा है कॉस थीटा। फिर क्या माना, एक को थीटा वन, एक को थीटा टू, तो डी थीटा वन बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो सीधा एक e की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। ठीक, e की पावर एक्स स्क्वायर है, e की पावर x नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे मुझे चीज़ को बदलना पड़ेगा, थीटा वन को। इसे क्या मान लूँ, p। ठीक, तो डी थीटा वन बाई डी एक्स सीधे सीधे लागू नहीं होगा, क्योंकि e की पावर x नहीं है, e की पावर यहाँ इसे मुझे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लो थीटा वन e की पावर p और p है एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब चलेगा। ठीक, अब यहाँ से आगे की जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो होगी डी थीटा वन बाई डी पी, समझ रहे होंगे, और ये e की पावर p रहेगा। और यहाँ से आगे की जो लाइन होगी डी पी बाई डी एक्स, ये होगा 2x। अब मुझे चाहिए डी थीटा वन बाई डी एक्स, तो अब मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा। समझ में आ रहा होगा, इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पी वी थीटा खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया डी थीटा वन बाई डी एक्स, सिंपल। और ये हो गया e की पावर p 2x, यानी 2x e की पावर x स्क्वायर। ये रहा डी थीटा वन बाई डी एक्स, यहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये चीज़ आ गई 2x log दिस। ठीक, तो है कैसा मामला, अगर देखें तो कुछ ऐसा है, z जो है ये वाली चीज़ है और इसके बाद 2x है। तो इस चीज़ को थीटा टू को लेके चलते हैं। थीटा टू में क्या है, 2x log z, भाई यही तो है z, क्योंकि अंदर का भी तो फंक्शन है। देखो ये रहा z, ये रहा z, तो ये भी चीज़ है। अब इसको करते हैं, कह रहा है इसमें क्या करूं, प्लस इसमें तुम्हें गुणा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि x अलग है log अलग है। तो क्या करें, डी थीटा टू बाई डी एक्स, इसका छोड़ देते हैं 2x। अब ये क्या है, log z, ये log z है, x नहीं है। तो क्या करें, d बाई डी एक्स सीधा लिख देते हैं log z। आगे चलते हैं, प्लस, क्योंकि हुआ नहीं है इसका अभी, भाई इसमें x होता तो होता, x तो इसमें है ही नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसका कर देते हैं, इसे जो का तो लिख देते हैं। अब करते हैं 2x का, 2x का हो गया 2, इसे जो का तो लिख देते हैं log z। डी थीटा टू ये भी मिल गया, सिंपल ये भी। अब यहाँ से मुझे इसको हटाना है। ठीक, तो इसको हटाने का तरीका ये z है, तो मैं क्या करता हूँ, डी जेड बाई डी एक्स लिख लेता हूँ। ठीक, डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा माइनस साइन एक्स, और इसका जो का तो ये होगा e की पावर x, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक, अब जब मैं d बाई डी एक्स करूँगा log z का, ठीक, तो यहाँ पर पहले d बाई डी जेड मुझे करना पड़ेगा, d बाई डी जेड, फिर डी जेड बाई डी एक्स। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें, जबकि z डी जेड बाई डी एक्स ये है। ठीक, तो इसको एक अलग फलन मानकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सिंपली एक अलग फलन मान लो इसे मान लिया log z, तो ये d बाई डी जेड हो पाएगा, कितना आएगा 1/z, और यहाँ डी जेड बाई डी एक्स बाद में हो जाएगा, क्या दिक्कत है। क्यों, क्योंकि इसको क्या माना, इसको माना p, तो ये क्या हुआ डी पी बाई डी जेड, तो ये हुआ डी पी बाई डी एक्स।
क्यों? क्योंकि डी जेड आया इधर, डी एक्स चला गया उधर, यानी डी पी बाई डी जेड में क्या किया, डी एक्स से ऊपर नीचे फिट कर दिया इसको, तो डी एस के साथ फिट हो गया ये। बिल्कुल इस तरीके से किसी में भी कहीं भी फिट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के ये चीज़ जो आई, ये वाला जो परिवर्तन है, ये यहाँ से यहाँ फिट करना होगा इस जगह पे। तो इस जगह पे ये चीज़ फिट हो गई 1/z डी जेड बाई डी एक्स। तो 1/z क्या है, यही है पूरा log z, और डी जेड बाई डी एक्स ये रहा। तो ये चीज़ पूरी की पूरी फिट हो गई। ठीक, तो ये डी थीटा 2/dx हो गया, डी थीटा 1/dx हो गया। ठीक, ओके, जो जो जहाँ जहाँ हुआ उसे वैसे का वैसा ही लिख दिया जाए। ठीक, अब देखते हैं, फटाफट लिख देते हैं। चलिए अब देखो, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तुमने ये सब देख लिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा फटाफट। अब कैसे लिखूंगा तुम्हें पकड़ना है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट इसे लिख के दिखाऊंगा, एक लाइन में, एक बार में। अब मैं सीधा, जो अंदर की चीज़ें थी वो आपने समझ ली, अब मैं सीधा इसका उत्तर लिखने जा रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ dy ओवर dx। तो सबसे पहला फलन किसका, साइन का, तो मैंने लिख दिया कोस, और कोस में ये जो का तो लिख दिया e की पावर x स्क्वायर 2x log cos x प्लस e की पावर x। ये लो, हो गया, साइन का हो चुका, ये थीटा था पूरा साइन का, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब जाता हूँ थीटा के पास, ये पूरा थीटा है। अब थीटा का लिखता हूँ गुणा में। थीटा में सबसे पहले कौन है, e की पावर एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। अलग से करके देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, इस वाले पे ले लेते हैं ऐसे। ठीक, यहाँ जाते हैं, नीचे ब्रैकेट चालू है, यहाँ जाते हैं। अब ये है 2x log इतना इतना, तो इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले 2x को छोड़ देता हूँ, इस log का करता हूँ। log में अंदर कुछ है, log में अंदर है z, तो लिख देता हूँ 1/z, और z क्या है, cos x प्लस e की पावर x। उसके बाद z का भी करना है मुझे, क्योंकि log z, अब z का करना है मुझे, z x नहीं है, तो z का कितना हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स प्लस e की पावर x। ये z का हो गया, क्योंकि ये z है, इसका डिफरेंस नहीं हो गया। तो z का पूरी तरह x तक पहुंच चुका है। अगर उसमें भी कुछ अंदर होता तो फिर उसमें भी पहुंच जाता मैं, उसका भी ऐसे लिख देता। अब ये हो गया पहला पद। दूसरा पद, इस बार मुझे इसका नहीं लिखना, इसका लिखना है। इसका कितना होगा, 2x का 2, और ये जो का तुम log cos x प्लस e की पावर x। सिंपल। अब मैं नहीं, ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। ओके, ये देखो, ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, फाइनल। तो साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा ये पूरा थीटा का लिखा हुआ रखा है। ये पूरा अगर थीटा है तो इस पूरे थीटा का ये लिखा रखा है इस ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए, ये रहा। थीटा के अंदर भी कुछ होगा तो वो भी ऐसे ही घुस जाएंगे अंदर। ठीक, तो कुल मिला के लगभग 30% अब तक समझ में आ गया होगा। 30% तो आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बेसिक जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, जो बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं वो बस यही है जो लिखे हैं, यही है और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 इंटीग्रेशन है जो बेसिक है, बाकी सब इन्हीं से होना है, सब कुछ यहीं से बनेगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब
y बराबर 10x का फॉर्मूला बना के दिखा दो ऐसे, यानी dy और dx क्या होगा। ठीक, ये बन गया, लो यहाँ बन जाएगा ये y बराबर 10x। फिर कह रहा है y बराबर कोट x का भी बना दो, हो गया, यहाँ बन जाएगा 10 और दोनों कोट दोनों बन जाएंगे। अब ये बनेगा कैसे, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, y इसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ ज्ञात है वही हमें इस्तेमाल करना है। हमें जो यहाँ मालूम है ना, इसी का इस्तेमाल करना, इससे बाहर नहीं जाना अपने को। पूरा का पूरा गणित इसी पे चलेगा, फलन बस यही है और कुछ नहीं है। 5 मौलिक फलन हैं गणित के अंदर, सब इसी पे चलेगा। ठीक, तो अब 10 होता क्या है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये तो तुम जानते होगे, इसमें कौन सी नई बात है। ठीक, अब बटे वाला फॉर्मूला, भाग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स जो का तो लिख दो, साइन का कॉस एक्स लिख दो, माइनस इस साइन को जो का तो छोड़ दो। ठीक, और कॉस का माइनस साइन एक्स लिख दो, ये लो, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कुल मिला के ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स। लगा दिया भाग वाला फॉर्मूला, ये हो गया 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये उत्तर हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, 10x का। ठीक, तो 10x का फॉर्मूला तैयार। ओके, ऐसे ये कर लो। अब इसे तुम खुद भी कर सकते हो, इसे कर लो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, सिंपल है। अब क्या, भाग लगा लें, भाग का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो क्या करें, डी वाई ओवर डी एक्स और नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, ऊपर का फंडा वही है जो है, याद है, लगा लो। नीचे वाले क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को जो का तो रखो, ऊपर वाले का कर दो, ये हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस फॉर्मूले में है। ठीक, अब इस वाले का कर दो कॉस एक्स, ऊपर वाले को जो का तो रखो, ये लो। ठीक, तो फार्मूला क्या आ रहा है, माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, यानी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये आ गया लो। यानी 2 फॉर्मूले और आ गए जो बने हैं इनसे। दिस इज नॉट फंडामेंटल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है वास्तव में फॉर्मूले यही हैं, बस यही 5 फॉर्मूले हैं। यही फॉर्मूले अवकलन में हैं, यही 5 के 5 समाकलन में है। समाकलन का फंडा भी इन्हीं 5 पे चलेगा, इनको उल्टा कर देंगे ना तो समाकलन हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरे सवाल को आपको ये देखना है कि सवाल के अंदर इनमें से कौन सा फलन किस तरीके से कहाँ लगा हुआ है और वो किस तरीके से टूटेगा, हम उसे अंदर जाके कैसे मानेंगे। दैट विल बी की थोड़ी सी बात आ गई प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अब और देखते हैं थोड़ा सा, इसी तरीके से बना लो सेक एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई पावर फंक्शन, घातों के रूप में लिखे हुए फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ y इक्वल्स टू एक्स की पावर y स्क्वायर, सपोज। यानी घातों के रूप में लिखे हुए फंक्शन जिसमें y और x को इस तरीके से लिखे हों कि प्रॉब्लम जो है उसमें खड़ी हो कि हमें पता ही नहीं चलेगा किसका हम क्या करेंगे, तो उनको अलग करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने एक ये लिख दिया, एक और लिख देता हूँ मैं, एक और लिख देता हूँ मैं, y x प्लस 1 की पावर 1/3 x माइनस 2 की पावर 1/5। ठीक, कुछ इस तरीके से कि जिसको जेड पी मानने से या कोई सीधा फलन दिखाई न दे रहा हो, पावर फंक्शन, उलझा हुआ सा फंक्शन,
तो उसको अलग करने का सिंपल तरीका है, उसको अलग करने का तरीका है log। तो यानी कि दोनों तरफ log ले लिया जाए। तो अब log ले लेते हैं, मान लीजिए तो log y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर log x। ठीक, अभी भी अगर आप चाहें आगे एक बार और log ले सकते हैं, लेकिन डबल log हो जाएगा, सवाल आपका लंबा हो सकता है, लेकिन ले सकते हैं आप एक बार और log। अब चूंकि ये पावर की समस्या हल हो चुकी है आपकी, अब आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब करने का तरीका करें, dy और dx हमें बताना है मान लीजिए, तो क्या करते हैं, इसका क्या होगा d बाई डी एक्स, अगर मैं इसका करूं log y का तो क्या होगा d बाई डी एक्स, इसका भी करूं y स्क्वायर log x का, सिंपल। तो देखो यहाँ d बाई डी एक्स है, यहाँ y है, तो नहीं होगा। इसका मतलब पहले मुझे y के हिसाब से करना पड़ेगा, फिर y का x के हिसाब से करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ हो गया log y। तो log y का होगा क्या, log y का होगा 1/y, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। दैट इज सिंपल, हो गया। log y 1/y होता है, log x लिखा पड़ा है, और y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि log के अंदर जो भी है उसका भी मुझे करना पड़ेगा, वो x तो है नहीं, जैसे कि अभी मैंने साइन थीटा, थीटा में थीटा वाला किया था वही। अब आगे यहाँ पर क्या दो हैं, एक y है एक x का फलन है, तो x का फलन है सिंपल है, जो y वाला है उसके लिए फिर वही करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले वाले का कर लेते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का कर लेते हैं। log x का हो गया 1/x प्लस y स्क्वायर, इसका हो गया 2y, क्योंकि पावर 2 है, गुणा में आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और y का क्या हुआ, y का हो गया dy बाई डी एक्स, और इस log x का इस बार करना ही नहीं है, ये लो, क्योंकि एक का किया एक का छोड़ा, प्लस कर दिया, गुणा का फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो dy और dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक, तो कॉमन ले लेते हैं, dy ओवर dx, तो कितना हो गया 1/y, ये रहा, माइनस ये पूरा माइनस 2y log x, तैयार है, और ये हो गया y स्क्वायर बटे x। ठीक, अब ये dy और dx चाहिए, तो इस पूरी वैल्यू को उसके नीचे पहुंचा दो, ठीक, dy और dx बराबर, ठीक, ये हो गया y स्क्वायर और x ये वाला, और ये पूरी वैल्यू नीचे 1 माइनस 2y log y। ओके, तो दिस इज द आंसर। यानी अगर कहीं पावर आवर का चक्कर हो तो लोग फिनिश, पुरानी टेक्निक पे आ जाओ, dy और dx निकालने में जो भी अभी टेक्निक इससे पहले की थी, साइन थीटा में थीटा जैसी चीज़ें आई थी, उसी हिसाब से लगा दो। एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूल सकते। बस मेन फंक्शन पे ध्यान दो, मुख्य फंक्शन, मुख्य फलन क्या है, अरे यही मुख्य फलन है 5। पूरा का पूरा गणित इसी पे चलेगा भाई साहब, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, समाकलन हो चाहे अवकलन हो, सब इसी पे चलेगा, मुख्य यही है 5। अब यहाँ जाइए, यहाँ भी वही समस्या है, करें जी किसको गुणा करें, किसको भाग करें, कैसे करें, बड़ी दिक्कत है, बड़ा लंबा हो जाएगा। या तो इस पर भाग का फार्मूला लगा दें, इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें, भाग का फार्मूला लगा दें, तब कर दें, एक्स में चाहिए अगर हमें आंसर। यह कह रहा है जी दूसरा तरीका होता है कि लोग लेके कर दें, लोग लेके करें तो कैसा हो जाएगा, अगर लोग के रास्ते करेंगे तो log y, ये क्या हो जाएगा 1/3 log x प्लस 1, और ये बटे में है -1/5 log x माइनस 2। log की प्रॉपर्टी को कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि बटे में है तो माइनस में आ गया, देखो कर देंगे, ये हो गया 1/y dy बाई डी एक्स, इधर का हो गया, इधर का क्या होना है, कह रहा ये 1/3 x प्लस 1 होना है, x प्लस 1 का क्या होना है, कुछ नहीं होना है, 1 होना है, क्योंकि x प्लस 1 में x ही है, बस खत्म। इसके बाद माइनस 1/5 x माइनस 2, x माइनस 2 का क्या होना है, कह रहा जी ये भी 1 ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया आंसर, dy और dx है, y को उधर पहुंचा दो। तो dy और dx क्या हो गया, ये हो गया y और 1/3 x प्लस 1 माइनस 1/5 x माइनस 2। ओके, अब जो y है, ये रहा y, कह रहा y का मान यहाँ रख दो,
क्या दिक्कत है भाई, y का मान तो कहीं भी रख सकते हैं। y का मान अगर पूरी तरह x में है, y का मान खुद y में है। इस एग्जाम्पल में देखो, y का मान खुद y में है, इसका रख के क्या करोगे तुम, ये तो फिर y में ही रहेगा। लेकिन यहाँ y का मान x में है, y का मान पूरी तरह x में है, तो जहाँ y का मान पूरी तरह x में है वहाँ रखने में क्या खर्च है, क्या खराबी है। तो कुल मिला के हो गया, लो इसको रख दो, x+1 की पावर 1/3 और x-2 की पावर 1/5, और ये साथ में 1/3 x+1 माइनस 1/5 x-2, ये रहा तुम्हारा उत्तर। लो आंसर आ गया, शाबाश। अब थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। अब ऐसा लगता है कि सर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी इसमें, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये देखो हटा रहा हूँ, इस बार लिख दिया मैंने यहाँ x² - 2 और पावर कर दी 1/5, सेम। चलो शाबाश, अब करो, अब देखो क्या होगा, करके देखो कहाँ जाके चीज़ गड़बड़ करेगी, जरा देखना एक बार कहाँ पे गड़बड़ होगी। पहले के लिए पहले वाले इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पहले वाले में और इसमें क्या फ़र्क है। चलिए, जब जब भी इसका अवकलन होगा तब ये x² घुसेगा, वही गुणा, गुणा में आगे जो नंबर आना है, अवकलन आना है, एक स्टेप, एक पद उसमें बढ़ेगा। ओके डन। तो इसमें एक पद बढ़ेगा, कैसे। अब जब मान लीजिए ले लिया लोग, चलो ठीक है लोग ले लिया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ, देखो इसको हटा देता हूँ, ये लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये रहा, ये लो, फाइनल। अब शुरू करें, ओके चलिए ले लेते हैं लॉग y 1/3 log x+1 माइनस 1/5 log x² - 2। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है, सब कुछ अलग अलग हो चुका है। तो 1/y dy/dx, ये तो क्लियर है, ये लो। और ये क्या है, 1/3 और log में क्या है, x+1। अब ये जो x+1 है दैट इज नॉट x, ये कोई फलन है। तो अब इस फलन का ऊपर करता हूँ गुणा में, तो क्या होगा, x का 1 और 1 का 0, ये लो, इसका अवकलन ये रखा, आगे बढ़ो, 1/5 नीचे आ गया x² - 2, तो ये फलन है पूरा, इसका अवकलन ऊपर लिखना पड़ेगा, 2x - 0, x² कितना है 2x और 2 का 0। समझ में आ गई बात, टेक्निक समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत थोड़ा थोड़ा ही करना, इसको धीरे धीरे आ जाएगा पकड़ में मामला, ठीक। तो यहाँ कितना आ गया, 1/3 x+1, 1/5 ऊपर क्या है 2x, तो ये हो गया 2x और नीचे x² - 2। ओके, तो फाइनल dy/dx, ये रहा, ये y पहुँचेगा इधर, तो लिख दो y, x+1 x² - 2, इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1/5 है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। पहला नंबर 1/3 x+1, दूसरा नंबर 2x/5 x² - 2, शाबाश, डन। ओके कंफर्म। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं।
बस मुझे आप सिर्फ 10 सेकंड देंगे, केवल 10 सेकंड। सर 7 सेकंड तो हो ही गए, कोई नहीं यार। सर 10 सेकंड हो गए, कोई नहीं सर, 5 सेकंड और दे दो बस। सर 5 सेकंड भी हो गए। ओके लो, फिर हो गया काम। ये लो। चलिए, अब कुछ मान लीजिए कुछ बटे में है और कुछ अजीब सा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सवाल तो बहुत बड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो मान लीजिए मैं ये लिख दूं, सिंपल सी बात है। कह रहा जी साहब डी वाई और डी एक्स याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दिस। ठीक, अब यहाँ पर चीज़ क्या है भाई, इसका पहले नीचे स्क्वायर करें, फिर इसका ऊपर करें, फिर इसका 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 करें। ठीक, लेकिन यहाँ एक चीज़ सामान्य हो सकती है बिल्कुल, एक्स -3 और x +2, और ये हो सकता है y a/x-3 प्लस b अपॉन x+2। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न ऐसे। ठीक, अब क्या करोगे? अब कर दो dy और dx। ठीक, तो ये नंबर है, ये भी ये नंबर होते हैं सामान्यतया। नंबर आता है, कुछ भी आता है, तो पहले इसका कर देते हैं, इस वाले का। ठीक, फिर इसका कर देते हैं। तो इसका कितना होगा जरा देखो। ये चीज़ क्या है? बटे में है, तो बटे में क्या करें? इसका स्क्वायर करें, इसका ऊपर रखें, दैट क्लियर। तो x-3 का स्क्वायर, और पावर कितनी थी पहले? -1। ये लो, हो गया भाई, इसकी पावर ऊपर जाएगा, -1 ही तो है। और x का कितना होगा? दोबारा करेंगे, x का कितना होगा यहाँ पे? x-3 का दोबारा भी करेंगे, अपन में कोई नंबर है, फलन है, तो 1 हो जाएगा। इसको कुछ मान सकते हो, इसे z मान लो, a/z, z के हिसाब से कर लो, लेकिन मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, a/x मान रहा हूँ इसको। x का क्या होता है? -1/x²। पावर के फार्मूले से देख लो लगा के। x की जगह पे क्या है? x-3। x-3 का करूँगा तो x का ही आएगा, 1 आएगा। ओके डन। इसके बाद -b x+2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आंसर। ठीक, अब बात आई ए और बी क्या है? बड़ी चीज़ नहीं है, ए और बी आंशिक भिन्न कर लो। आंशिक भिन्न जो है निकाल लो, 11वीं क्लास में बढ़िया पढ़ी होगी। आंशिक भिन्न में ए और बी के मान निकाल के अपने डाल दो, आंसर आ जाएगा। टुकड़ों में आंसर चाहिए, इस तरीके से बना हुआ आंसर आ जाएगा। दूसरी तरकीब क्या है? सीधा भाग का फॉर्मूला लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो, ऊपर कर दो, तो नीचे करो जी बहुत बड़ा आएगा, स्क्वायर आएगा। नीचे स्क्वायर तो आ ही रहा है, देखो। अगर इसका लघुत्तम भी बनाओगे ना, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आना ही आना है। ओके, तो दो टेक्निक हैं, डायरेक्ट कर लो भाग वाले से, इस तरीके से कर लो, आंशिक भिन्न ए और बी निकाल के लगा लो, हो गया। ठीक, जो भी ठीक लगे उससे कर सकते हैं। अब साइन x की पावर y प्लस साइन y की पावर x। सर ये तो बड़ा अजीब सा है। कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। जिस तरह डिफ्रेंशिएशन को फटाफट करा रहा हूँ, वैसे ही अवकलन को भी, समाकलन को भी करा दूंगा। अवकलन को भी करा रहा हूँ जैसे, मतलब वैसे ही सिंपल समाकलन को भी करा दूंगा। यही 5 चीज़ें हैं। अब इन 5 चीज़ों में ध्यान से देखें कि क्या तरकीब लग सकती है साहब यहाँ पे। बोला साहब पावर है, इसमें तो पावर है, कुछ का कुछ चढ़ा हुआ है। तो ऐसे सवाल को आप कंपोजिट फंक्शन एक फंक्शन नहीं मान सकते, क्योंकि अलग अलग पावर है। गुणा में होता तो वही बात भी सही थी, ये अलग अलग है। तो इसको क्या मान लिया जाए? इसको मान लिया जाए y1, इसको मान लिया जाए y2। शाबाश, तो 2 रास्ते तैयार कर दिए जाएँ। ठीक, इधर क्या करते हैं अपन? y1 क्या है? y1 साइन x की पावर y। ओके, और उधर y2 ये क्या है? साइन y की पावर x। यानी इस तरह जो उलझा हुआ सा हो
वो अलग अलग फलन ही होते हैं, अलग अलग फलन को अलग अलग करके लिख दो सबका डिफ्रेंशिएशन। इसका यहाँ लिख दो, जहाँ पे लिखे हैं वहीं डिफ्रेंशिएशन लिख दो जो कहता हूँ उत्तर में। अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे पावर, कह रहे जी लोग मानना पड़ेगा, तो कर लो फिर। लोग y1 y लोग साइन x, शाबाश। इधर इसका कर दिया, उसका भी कर लो, लोग y2, और ये हो गया x लोग साइन y, शाबाश। अब आ जाओ, लोग y1 1/y1 dy1 बाई dx, शाबाश। यही चाहिए, dy1 बाई dx ही चाहिएगा यहाँ पे, तो तैयार है मामला। अब ये क्या हो गया, इसका कर दो, y को छोड़ दो, लोग साइन x का कर दो, 1/sin x। तो साइन x चूंकि साइन x नहीं है, फलन है, तो साइन x का ऊपर गुणा में लिख दो cos x, हो गया खत्म, ठीक। या साइन x को z मान लो, फिर कर लो, अगर दिक्कत हो रही है, लंबा लग रहा है तो, कुछ कन्फ्यूजन है तो। आगे प्लस, क्योंकि गुणा का फार्मूला है तो प्लस लगेगा, क्योंकि एक फलन y में है, एक फलन ये है, दो अलग अलग फलन है, यहाँ से देख लो, एक लोग वाला फलन है, एक अलग सिंबल फंक्शन है। अब इस y का कर देते हैं, क्या हो गया इसका y का, इसका हो जाएगा dy बाई dx, और ये जो कहता हूँ लोग साइन x जो कहता हूँ ये लो, फिनिश, ओके डन। तो ये हो गया dy1 बाई dx, इस y1 को उधर पहुँचा दो, ठीक। तो ये dy1 बाई dx मिल जाएगा, यहाँ रख देंगे, ओके। आगे चलिए, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, ठीक। अब ये तो तुम खुद कर सकते हो, वीडियो को रोक के खुद करके देख लो, हैं, रोक लो। 1/y2 dy2 बाई dx, शाबाश। x को छोड़ दो, इसका कर दो, लोग में है तो 1/sin y, sin y तो cos y, cos y है, cos x नहीं है, तो यानी dy/dx। समझ में आ रही होगी बात, ये लो x तक पहुँचे, आखिर तक पहुँचे। अगर यहाँ को साइन x होता तो बस cos x पे बात खत्म हो जाती, लेकिन cos x नहीं y है, तो y का फिर से dy/dx गुणा में करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझना है, इसी पर पूरे वीडियो लेक्चर का फोकस है, पूरी क्लास का। आगे चलिए, हो गया पहला पद, अगला पद, इसे झुका तो लिख दो, x का क्या होता है 1, इसका तो करना नहीं, एक बार कर दिया गुणा के फार्मूले के मुताबिक, तो ये हो गया साइन y, शाबाश। अब dy2 बाई dx यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा dy1 बाई dx यहाँ से मिल जाएगा, तो एक चीज़ तो यहाँ से मिल गई तुम्हें, एक चीज़ तुम्हें यहाँ से मिल गई, ठीक, पक्का। यहाँ लिख देते हैं dy/dx बराबर dy1/dx, और यहाँ dy2/dx। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, आंसर ये लो, ठीक। तो कुल मिला के अगर कुछ आसान है तो वो है अवकलन और समाकलन, ठीक। लेकिन उसमें जाने का रास्ता हमारे पास होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। अब आता है पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचल फलन, प्राचल फलन, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। यानी दो चीज़ें हैं हमारे पास, समझ लेने इसको, y = sin t² + 2t, शाबाश, x = cos t² + 5t, शाबाश। तो कह रहा है जी dy/dx बताइए, dy/dx बता दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है यार, ऊपर वाले में क्या होना है ज़रा देख के बताओ भाई। मान लीजिए इसके रास्ते जाऊं, ऐसे क्या होना है इसमें, इसमें ये t का फलन है, x का नहीं है, तो इसमें होना है
dy/dt। शाबाश। किसका फलन है? साइन में कौन है? साइन में थीटा है, तो कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या है? t² + 2t। गुणा होना है, थीटा का फिर से होना है, ये थीटा है, कितना हो गया? ये हो गया 2t + 2। ये लो, फाइनल, डन। यहाँ आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। dx/dt कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होना है, t² + 5t। यही थीटा है, इसका गुणा में होना है 2t + 5। हो गया। ठीक, अब क्या करूं? dy और dx चाहिए, इसके नीचे इसको लिख दूं, तो dy/dx हो गया भाग, ऊपर उसको लिख देता हूं। ये गुणा का फैक्टर पहले निकालते हैं अपन, 2t + 2, और ये हो गया cos t² + 2t। शाबाश। ये वाला नीचे माइनस ऊपर कर लो, इसमें माइनस भी तो है, ऊपर लिख लो माइनस, ये रहा। इसको पहले लिख लो 2t + 5, और साथ में लिख दो साइन t² + 5t। ले बच्चे, यही तेरा आंसर है। शाबाश। यानी पैरामेट्रिक फंक्शन में नॉट, जिसके पदों में उसी पे कर दो, उठा के डिवाइड कर दो। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये बहुत काम आएगा। अब ये जो थोड़ा सा इस वीडियो लेक्चर में या इस क्लास में हमने पढ़ाया, ये दैट ऑल एक टच है, एक शुरुआत है। ये अवकलन और समाकलन गणित की ये शुरुआत है। जैसे ये पूरी तरह शुरू होगा चैप्टर, जैसे जैसे इसका बेसिक कराऊंगा, दैट ऑल। इसके बाद ये प्रॉपरली शुरू होगा, इसका बेसिक कराऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक में एक बड़ा सा नोट्स होता है हमारे पास, इजी लेवल वाला, वो करेंगे। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, उसके बाद फिर जेईई नीट जो भी होगी वो उसके बाद होगी। ये क्या था? अवकलन का एक ऐसा सिंपल सा प्रोग्राम था, एक रैपिड प्रोग्राम था, जिसकी मदद से ज़्यादातर बच्चे अवकलन करना सीख जाते हैं, स्पीड मेंटेन करते हैं। तो वो लेक्चर, ये पहला लेक्चर है, ठीक आपका जो 5वां चैप्टर है, उसमें डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अवकलनीयता और सान्तत्यता, है ना, तो उसका ये पहला चैप्टर है। तो ये 11वीं से आ रहा अवकलन जो है, यहाँ 12वीं में किस प्रकार जुड़ेगा, मैंने सब चीज़ों के एग्जाम्पल लिए। इसमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि भैया चलेगा यहीं, ये 5 फार्मूले हैं। गणित में समाकलन अवकलन यहीं चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। ठीक, तो इससे कैसे जोड़ते हैं बड़े बड़े सवालों को, उनके अंदर थीटा, जेड, पैड, ये सब वो सब कैसे मानते हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को एक बार देखकर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन रहा है सर, इसे दोबारा देख लो, और जो सवाल मैं करा रहा हूँ उनको पॉज कर करके ट्राई मार दो, उनके आंसर देख लो, डन हो जाएगा 100% श्योर। और यहाँ पर अगर अवकलन को डन कर लिया तुमने, तो ये मान के चलो कि 3 बड़े बड़े चैप्टर तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। उसके बाद सारा समाकलन तुम्हारा अपना होगा। ओके, और यहाँ पर कुछ 11वीं की खास ज़रूरत नहीं है, यहीं से टेक्निक ये डेवलप होनी है, बस यही 5 फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं, इसी से चलेगा सब कुछ। देखो, इसी से मैंने 10 का बना दिया, कोट का बना दिया, सब इसी के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, इसके अलावा मैं किसी चीज़ पे नहीं गया। तो यही वो बेसिक है, यही मौलिक सूत्र हैं, इन्हीं से पूरा बनेगा, इन्हीं से समाकलन बनेगा, सब इन्हीं से बना के दिखाऊंगा, 5 के 5 से। ओके, डन। मिलते हैं अगली क्लास में।